हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पार्ट 8D में HPLC के बारे में बताएंगे। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी में रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राम या क्रोमेटोग्राफ। तो आइए देखते हैं हम क्रोमेटोग्राम से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं क्रोमेटोग्राम के बारे में। पहला टॉपिक है डिफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। डिफिनीशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो डिफिनीशन ऑफ क्रोमेटोग्राम हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जिसमें mainly included of the typical chromatograms, it is graphical representation. Graphical means graphics। जैसे किसी चीज को बाई फिगर डिफाइन करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट से हमको बिना पढ़े, बिना देखे, बिना कुछ समझे माइंड में आ जाता है कि उसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो डिफाइन कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि ईयर वाइज किस तरीके से ग्राफ है, कौन से ईयर में किस तरीके से ग्राफ, जैसे ये एक ईयर में है, ये एक ईयर में है, ये क्या ग्राफ शो कर रहा है कि इस एक ईयर में जो पार्टिकुलर मनी हमने लगाया था, अगले स्टेप में नेक्स्ट ईयर में उसका हाइट 10% है, तो यहाँ 5% था, ये 10% है, यहाँ 20%। मैंने कहने का मतलब ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किसका है? मीनिंग कि ये जो है शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है वो आपको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये उसको बेनिफिशियल है। उसी प्रकार से अगर हम क्रोमेटोग्राम की बात करें तो क्रोमेटोग्राम में है कि डिफिनीशन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रोमेटोग्राम में डिफिनीशन क्या है कि क्रोमेटोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which depends on detector response and its concentration। डिटेक्टर रिस्पांस से मत मीनिंग है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमने दिखाया है, ये जो आप पीक दिखेगा, ये पीक्स आपका डिटेक्टर रिस्पांस के लिए आता है। जिस तरीके से डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उसी हिसाब से ये पीक आएगा। दूसरा क्या है? कंसंट्रेशन। अगर हम किसी एनालाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये डिटेक्शन का रिस्पांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि डिटेक्टर रिस्पांस किसको बोलते हैं। अगर आपने यूज किया है डिटेक्टर, यूपी डिटेक्टर, आपने क्या यूज किया? यूवी डिटेक्टर। इसको किस वेवलेंथ से? 210 नैनोमीटर। ओके, एक आपने डिटेक्टर यूज किया 210 नैनोमीटर पे। इसका डिटेक्टर का रिस्पांस
हम देखेंगे जो कि एक लैंप है, लैंप का ये कॉइल है, ये क्या है, एनर्जी लिबरेट कर रहा है। ओके, ये हमने एक डिटेक्टर एनर्जी सोर्स लगाया है, लैंप लगाया है, यूवी लैंप है, जो कि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ये बर्न करेगा तो कुछ एनर्जी लिबरेट करेगा। एनर्जी क्या लिबरेट करेगा, मान लीजिए 800 मिली वोल्ट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लैंप नया है, हमने लगाया, इसका एनर्जी चेक किया तो उसको इनिशियल स्टेज में 800 मिली वोल्ट दिखाया है। अब 800 मिली वोल्ट का एनर्जी ये लैंप हमने एसपीएलसी में लगाया, जो कि दिखा रहा है कि इसका बर्निंग, इसका एनर्जी 800 मिली वोल्ट है। हमने डिटेक्टर क्या लिया है, 210 नैनोमीटर। एनर्जी कितना रिस्पांस दिखा रहा है, 800 मिली वोल्ट। अगर 210 नैनोमीटर पे 800 मिली वोल्ट का 10 ppm का सॉल्यूशन का एरिया, डिटेक्टर रिस्पांस से मतलब होता है कि एरिया को डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसमें अगर आपका ये है कि 206136, सपोज ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 डिजिट में एरिया है। दूसरा हमने बोला है टी कंसंट्रेशन। अगर हम इसको 20 ppm का सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो इसका 10 जस्ट डबल है 20, तो इसमें जो डिटेक्टर रिस्पांस आया है 206136, इसका कंसंट्रेशन डबल है तो एरिया भी ऑलमोस्ट डबल आएगा। तो ये आ गया 406016, ऑलमोस्ट डबल एरिया है, कंसंट्रेशन डबल हुआ, एरिया डबल हुआ। तीसरा 30 ppm का हम सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो इसका हम देखते हैं कि 10 ppm का जितना रिस्पांस मिला है डिटेक्टर रिस्पांस, उतना 30 ppm का उसका 3 गुना मिलेगा, मीन्स 60613। ऑलमोस्ट इस तरीके से डिटेक्टर रिस्पांस मिल रहा है। तो हमको कहने का मतलब, अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उसी रिस्पेक्ट में हमारा डिटेक्टर का रिस्पांस बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि 800 मिली वोल्ट, अगर हम इसको, हमारा लैंप जो है अभी ओल्ड हो गया है, जो 800 मिली वोल्ट दिखा रहा था अभी सपोज हमारा 600 मिली वोल्ट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लैंप क्या कर रहा है, अभी 600 मिली वोल्ट का एनर्जी दिखा रहा है। तो 600 एनर्जी में जो 800 मिली वोल्ट का एनर्जी दे रहा था 10 ppm के सॉल्यूशन में 20613 का आ रहा था सिग्नल, अभी क्या करेगा, मिली वोल्ट घट गया है तो डिटेक्टर का रिस्पांस इसके कंपेयर में घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जो पावर इस लैंप में 800 मिली वोल्ट में था, 600 मिली वोल्ट में पावर में इसकी एरिया ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। तो वो रिड्यूसिंग आपको हम सपोज ये दिखाते हैं, हम एक एक डिजिट को यहां से हटा देते हैं। जो हमने 2 से शुरू किया था, अब हमारा ये 18 के समथिंग आएगा, ये 28 के समथिंग आएगा, ये सॉरी ये 38 के समथिंग आएगा, ये 58 के समथिंग आएगा। लेकिन जस्ट इसका डबल है, 18 दूनी 36 होता है, 38 है, 18 54 होता है, 58 है। मीन्स कहने का मतलब रिस्पांस तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, लेकिन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रिस्पांस डिक्रीज होगा। अगर 600 में देखेंगे तो 186013 है, 2 2 4 2 6 डिजिट में, अभी क्या 18 दूनी 36,
मीन्स ये इस डिजिट में आने वाला है, ये 54 डिजिट में, इस तरीके से 2 2 4 1 5 1 6। मीन्स कहने का मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, उसी रेशियो में हमको ये डिटेक्टर रिस्पांस मिलने वाला है। भले इसकी एनर्जी डिक्रीजिंग है, तो 800 मिलीवोल्ट में जो एनर्जी जो एरिया मिलता था 600 में थोड़ा सा डिक्रीज करके आएगा। कहने का मतलब है कि डिटेक्टर रिस्पांस जो हमारा है वो मोस्टली अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये हमारा क्या करेगा कि डिटेक्टर को रिस्पांस देगा। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम डिटेक्टर के रिस्पांस में आपको बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा डिटेक्टर का रिस्पांस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा डिटेक्टर का रिस्पांस घटेगा। फिर आके देखते हैं, अगर हम इसको पीक्स में देखते हैं तो ये क्या है, एक क्रोमेटोग्राम है जिसमें हमने 2 एनालाइट को मिक्स किया था। 2 एनालाइट मतलब 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है जो हम इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो उसको हम अगर देखेंगे, फर्स्ट पीक को TR1 नाम हमने दे रखा है, TR1। सेकंड पीक को हम क्या दे रहे हैं, TR2। इसका सेकंड पीक का नाम TR2 है। इसमें क्या होता है कि TR1, इसको हम देखेंगे TR1 तो क्या है, रिटेंशन टाइम ऑफ फर्स्ट पीक, उसी हिसाब से रिटेंशन टाइम ऑफ सेकंड पीक्स, ये दोनों को पीक है। और इसका अगर हम एक्चुअल पीक का डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें एक्चुअल क्या है, एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि इसका विड्थ देखने के लिए और इसका हाइट देखने के लिए। इसका हाइट सपोज यहाँ से यहाँ तक है जो कि हमने आज से डिनोट किया है। अगर इसका विड्थ देखेंगे कि इसका विड्थ हम कहाँ से मेजर करें कि एक्चुअल विड्थ आएगा, तो विड्थ का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट है। सपोज ये हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर का है, कहाँ से, बेस लाइन से लेके हमारा टॉप पे 10 सेंटीमीटर की हाइट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका विड्थ कहाँ से मेजर करें कि हमारा टॉप पे मेजर करें विड्थ, या बेस में मेजर करें, या यहाँ से करें, या यहाँ से करें, तो ऐसा कोई क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके हाइट को बटे 2 कर देते हैं, मीन्स आधा कर देते हैं। आधा, जैसे 10 सेंटीमीटर का इसका हाइट है तो इसका 5 सेंटीमीटर हाफ होता है। ओके, 5 सेंटीमीटर। अब हम दोनों के बीच का देखेंगे, सपोज यहाँ आके 5 सेंटीमीटर होता है टोटल पीक का, तो इसको हम नाम दे देते हैं W1। W मीन्स विड्थ। ओके, उसी हिसाब से इसकी हाइट को हम देखेंगे तो ये भी हम इसको, यहाँ आ रहा था, इसको हम नाम दे देते हैं W2। ओके, फिर क्या करते हैं, ये पीक की टोटल विड्थ है, ये भी पीक की टोटल विड्थ है। अब हम इसको देखेंगे कि हमको एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसलिए हम हाइट और विड्थ की बात कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन में इसका यूज है। ओके, फिर इसमें एक लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें आधा, अगर ये पीक सिमेट्रिकल है तो दोनों पार्ट A प्लस B, मीन्स कहने का है कि अगर टोटल विड्थ 1 सेंटीमीटर है तो आधा विड्थ क्या है, W 1/2 बराबर इसका आधा, 1/2 मीन्स आधा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल पीक है तो उसका असिमेट्री 1 आता है,
अगर सिमेट्रिकल पीक है, सिमेट्री उसका 1 आता है। उसके इक्वल हाल्स को देखेंगे तो a प्लस बी हमारा 0.a बराबर 0.5 विथ का होना चाहिए, b भी हमारा 0.5 का विथ होना चाहिए। तो दोनों क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा, जो कि हम सिमेट्रिकल बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये आपका कॉलम एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छा है, क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन, रूम टेम्परेचर, हर चीज एकदम एग्जैक्ट है, तो उसका सिमेट्री चांस है 1 आने का। लेकिन 1 नहीं आएगा, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के विदिन होना चाहिए, तो भी वो हमारा अप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। तो a प्लस बी अगर विथ देखेंगे तो इसका 1.1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 1.8 आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर इसका विथ ए का विथ बराबर 0.6 आ गया, बी का विथ 0.5 का आ गया, तो टोटल हो गया 1.1। फिर क्या है, अगर ए पार्ट का 0.6 विथ आया है और बी पार्ट का 0.5 आया है, तो अगर ये सिमेट्रिकल होता तो ए भी 0.5 आता, लेकिन 0.6 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ का पहला आधे का पीक का सिमेट्री नहीं है, और ये क्या किया है, ये ज्यादा है, इसलिए ये फ्रंट में आएगा। मीन्स ये जो पीक है अभी एकदम सिमेट्रिकल ना होके ये यहां से फैल जाएगी, तो इसको बोलते हैं फ्रंटिंग। क्या बोलते हैं, फ्रंटिंग। फ्रंटिंग मीन्स होता है जहां से पीक आपका स्टार्ट हुआ है वहां थोड़ा सा स्ट्रेट ना होके स्लोप ज्यादा होगा, उसको फ्रंटिंग बोलते हैं। जो कि दोनों का इक्वल परपेंडिकुलर करेंगे तो इसका विड्थ ज्यादा हो जाएगा। अगर अब इसका हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको हम 7 कर देते हैं, अब क्या होगा, फिर देखते हैं 7 5 12, इसका असिमेट्री 1.2 आ गया। अब क्या है, ए तो 0.5 है, ए 0.5 है, जो कि आपको यहां से दिखा देते हैं, दोनों पीक सेम है। ये आपका 0.5 है, बी लेकिन क्या है, ये अब जो वहां आनी थी अब ये ऐसे आ गई, इसको बोलते हैं टेलिंग। जो पीक के राइट साइड में आएगा वो टेलिंग होगा, जो पीक के लेफ्ट साइड में आएगा वो फ्रंटिंग होगा। तो फ्रंटिंग और टेलिंग, जनरली टेलिंग नॉट मोर देन 2 होना चाहिए, फ्रंटिंग not more than, not less than, sorry, not more than 0.8 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर फ्रंटिंग है तो 0.8 से ज्यादा ना हो, अगर टेलिंग है तो 2 से ज्यादा टेलिंग नहीं होनी चाहिए इन जनरल। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें एक एयर का पीक आता है। अगर गैस क्रोमेटोग्राफी है तो एयर का, क्योंकि मोबाइल फेज एयर होता है। अगर आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें एक सॉल्वेंट का पीक आता है, जो कि इस तरीके से हमने दिखाया है, और हम यहां से यहां तक देख रहे हैं, जो कि अनरिटेन पीक है। अनरिटेन पीक उसको बोलते हैं जो कि हमारा मेन पीक नहीं है, उसको अनरिटेन पीक कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ इसमें पॉइंट्स है जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 1 सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर है ड्वेल वॉल्यूम। क्या है,
ड्वेल वॉल्यूम। ड्वेल वॉल्यूम को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डी से। इसको क्या करना है, इसको हमें ये देखना है कि इसका और भी क्या नाम हो सकता है। इसको कहते हैं ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम। ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम। अब ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम को, तो इसको हम ये क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज। वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज मिक्स, मोबाइल फेज मिक्स ऑफ ग्रेडियंट मिक्सर। कहने का मतलब अगर ये ग्रेडियंट प्रोग्राम है तो हमको मोबाइल फेज हमारा किस पॉइंट में मिक्स हो रहा है, आइए हम देखते हैं। इसको अगर सही तरीके से समझना है तो हमें कुछ इसमें कोडिंग करना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा। ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम या ड्वेल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं कि इसको अगर हमारा ग्रेडियंट प्रोग्राम है, ग्रेडियंट प्रोग्राम में ए लाइन हो गया, बी लाइन, अगर ए लाइन से हमारा 10% जा रहा है, बी लाइन से हमारा 90% जा रहा है, टाइम देखेंगे कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। ए लाइन का कंपोजिशन, बी लाइन का कंपोजिशन, टाइम 10 मिनट तक। ओके, 10 मिनट तक का ये कंपोजिशन हमारा जा रहा है। जैसे ही हमारा अगला 10 मिनट के बाद 11 मिनट या 15 मिनट, तो हमारा कंपोजिशन ए का 90 हो गया, बी का 10% हो गया। तो क्या करेगा, ये कंपोजिशन हमारा 10 मिनट तक चला। जैसे ही 10 मिनट से 10.01 मिनट्स होता है, वैसे ये कंपोजिशन जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो 11 मिनट पे जो हमारा कंपोजिशन जस्ट रिवर्स होता है, बी लाइन घटकर 10% में आती है, ए लाइन बढ़कर 90% में आती है। तो इसके बीच में जो हमारा मिक्सअप होता है वहां ग्रेडियंट का मिक्सअप होता है। जैसे अब हमको क्या करना है, 10.01 पे हमारा ग्रेडियंट का मिक्सअप हो गया। क्या मिक्सअप हो गया कि 90% 20 से 10% में कन्वर्ट हुआ, 10% ए 90% में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ जो है ग्रेडियंट का मिक्सिंग हो रहा है, ग्रेडियंट का मिक्सिंग हो रहा है। तो जहां ग्रेडियंट मिक्स होता है और टॉप ऑफ द कॉलम, जैसे यहाँ ये कॉलम हो गया, ये आउटलेट है, ये इनलेट है। ये क्या है? कॉलम का इनलेट है। ये क्या है? आउटलेट है। अगर हमारा ये कंपोजिशन, फर्स्ट का कंपोजिशन चल रहा था 10% और 90% का, टाइम हो गया 10 मिनट। अब ये हमारा कंपोजिशन थोड़ी देर बाद, यानी कि 10 मिनट के बाद जस्ट रिवर्स हो गया कंपोजिशन। सपोज वो टाइम हो गया ये पॉइंट पे, ये टाइम। तो कहने का मतलब ड्वेल वॉल्यूम और ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम हमारा मिक्सअप ऑफ द ग्रेडियंट एंड टॉप ऑफ द कॉलम, मीन्स यहां से यहां तक। यहां मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये इनिशियल कंपोजिशन 10 मिनट तक का था, यहां हमारा ये कंपोजिशन चल रहा था। ग्रेडियंट का मतलब जैसे ही चेंज होगा, जैसे चेंज होगा, तो सपोज हमारा 10.01 मिनट यहां आके चेंज हुआ है। तो जैसे ही यहां आके चेंज होगा, आप देखे हैं कि जब ग्रेडियंट में चेंजिंग होता है तो कुछ इस तरीके से
पीक आता है, जिस जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज होता है कुछ न कुछ पीक उसमें डिटेक्टर रिस्पॉन्स दे देता है, डिटेक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं डिले वॉल्यूम या ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम। ये ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम मोबाइल फेज का कंजप्शन की बात कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि डिले वॉल्यूम या ग्रेडियंट डिले वॉल्यूम किसको बोलते हैं या ड्यूअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कि इसका कंपोजिशन जहां मिक्स होगा ग्रेडियंट वहां से लेके टॉप ऑफ द कॉलम को उसको बोलते हैं ड्यूअल वॉल्यूम। अभी दूसरा है सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर होल्ड अप टाइम। पहला था ड्यूअल वॉल्यूम, अब नेक्स्ट है होल्ड अप टाइम। आइए देखते हैं दूसरा होल्ड अप टाइम। इसको हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। होल्ड अप टाइम को हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं होल्ड अप टाइम क्या है। होल्ड अप टाइम उसको फाइल बोलते हैं जो कि अगर क्रोमेटोग्राम का रन टाइम है आरटी, एक होता है रन टाइम, दूसरा होता है रिटेंशन टाइम। ओके, एक होता है रन टाइम, एक होता है रिटेंशन टाइम। अब हम रन टाइम क्या है, रन टाइम जैसे यहां से यहां तक, सपोज हमारा ये हमने रन टाइम दिया है 0 मिनट से लेके ये 0 मिनट है, यहाँ 30 मिनट है, तो ये हमारा हो गया रन टाइम। रन टाइम 30 मिनट। लेकिन रिटेंशन टाइम हमारा जो है, एक रिटेंशन टाइम यहां से हमारा फर्स्ट पीक का रिटेंशन टाइम ये है, फर्स्ट पीक है, सेकंड पीक है। फर्स्ट पीक का रिटेंशन टाइम हमारा सपोज ये 30 मिनट का है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ 20 मिनट है, तो हमारा फर्स्ट पीक का 20 मिनट्स है। ये क्या है, रिटेंशन टाइम। दूसरा क्या है, ये 30 मिनट यहाँ एंडिंग हो रहा है, तो ये मान लीजिए हमारा 25 मिनट है। ये तो हमारा क्या है, रिटेंशन टाइम है। पीक 1 का रिटेंशन टाइम, पीक 2 का रिटेंशन टाइम। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, होल्ड अप टाइम। होल्ड अप टाइम और दोज टाइम आर डिपेंडिंग ऑन द अनरिटर्न पीक। मतलब कहने का है कि यहाँ से जो 0 मिनट से जहां तक हमारा सॉल्वेंट का पीक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स यहाँ से 0 मिनट, यहाँ मेरा कोई पीक नहीं है। ये है अनरिटर्न पीक, मीन्स सॉल्वेंट का पीक है, जीसी है तो एयर का पीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड अप टाइम। होल्ड अप टाइम, होल्ड अप टाइम का है कि पूरे रन टाइम का हमारा ऐसा टाइम जिसमें कोई मिक्सअप, कोई मटेरियल का पीक नहीं आता है, उसको होल्ड अप टाइम बोलते हैं। एक तीसरा सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर है। इसका तीसरा सुटेबिलिटी होल्ड अप टाइम को मिलता जुलता है होल्ड अप वॉल्यूम। क्या है, होल्ड अप वॉल्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएम से। वीएम, तो वीएम क्या है, जिस तरीके से होल्ड अप टाइम था उसी हिसाब से होल्ड अप वॉल्यूम है। मोबाइल फेज का कंपोजिशन, मोबाइल फेज का कंजप्शन जो अनरिटर्न पीक में, अनरिटर्न होल्ड अप टाइम में जितना मोबाइल फेज का वॉल्यूम लगेगा उसको होल्ड अप वॉल्यूम कहते हैं। कहने का मतलब जो कि पूरे रन टाइम का मोबाइल फेज हमारा अनरिटर्न पीक से मतलब होता है कि ऐसे पीक जो मेन पीक के अलावा आता है वो सॉल्वेंट का पीक है, उसके बीच में हमारा अगर कोई भी चीज रिटेन हो रहा है उसको अनरिटेन पीक बोलते हैं। अब इस अनरिटेन पीक के लिए जो मोबाइल फेज लग रहा है उसको होल्ड अप वॉल्यूम कहते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है
जो कि होल्ड अप टाइम पे डिपेंड है। होल्ड अप वालों में इसको बोलेंगे, फार्मूला है टीएम इनटू फ्लो रेट। वीएम होल्ड अप वॉल्यूम है, टीएम क्या है, होल्ड अप टाइम है, इनटू फ्लो रेट। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल फेज का वॉल्यूम कितना लग रहा है। आइए देखते हैं। टीएम क्या है, हमारा अनरिटेन टाइम है। हमारा टीएम मान लीजिए, टीएम हमारा है 2 मिनट। ओके, तो फार्मूले में हम लगाएंगे 2 इंटू फ्लो रेट कितना है 1 ml का, इंटू फ्लो रेट है, तो फ्लो रेट हम 1 ml पर मिनट का फ्लो रेट है, तो हमने 1 लगा दिया, इसका है 2 आ गया। इस फार्मूले के हिसाब से 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, 2 ml हमारा मोबाइल फेज 1 ml के फ्लो रेट से यहाँ अनरिटेन पीक तक कंज्यूम हुआ है। दूसरा क्या है, अब हम आइए देखते हैं कि क्या फ्लो रेट का अनरिटेन पीक पे कम अप्लाई करके क्या चेंजेज होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि फ्लो रेट 1.5 का हमने कर दिया, तो अनरिटेन पीक कहाँ आएगी, अनरिटेन पीक हमारा सपोज यहां आ गया, वन पॉइंट टू। तो अब इसको हम देखेंगे, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम इसको सिंपल ले लेते हैं, सिंपल वे में लेते हैं। हमारा फ्लो रेट हो गया 1.5 का, हमारा मिनट आ गया। अब फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो अनरिटेन पीक पहले आएगा, तो पहले आ गया 1.5 पे आ गया, 1.5 टाइम है, 1.5 वॉल्यूम है, तो 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 3। 3 क्या है, हमारा मोबाइल फेज का कंजप्शन हो गया 3 ml। कहने का मतलब अगर हम रन टाइम फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो हमारा रिटेंशन टाइम घटता है। फ्लो रेट बढ़ाएंगे, 1.5 का फ्लो रिटेंशन टाइम हमारा 1.5 आ गया, 1 का था 2 पे आ गया। तो कहने का मतलब अगर हमको अनरिटेन पीक, होल्ड अप वॉल्यूम, होल्ड अप टाइम निकालना है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 पैरामीटर सिस्टम सुटेबिलिटी का पैरामीटर था, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर का एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट करके डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तभी आपको करने हैं जब आप हमारा सब्सक्राइबर नहीं है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज हमारा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।